Good evening, all the viewers, and welcome to this channel, Awareness of Legal Fraternities. In last lecture, I have replied certain questions of some advocates, and more questions are pending before me for answering. I will take up today the leftover cases. आज जो है कुछ छूटे हुए प्रश्न है, उसमें कुछ अधिवक्ताओं का भी है और कुछ अन्य व्यक्तियों का भी है। वो सभी प्रश्नों का आज उत्तर दिया जाएगा। आप लोग बहुत लोग इंतज़ार करते रहते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज देते हैं कि अभी तक मेरा प्रश्न नहीं आया है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। हालांकि हम जब भी समय मिलता है तो कोशिश करते हैं कि जो छूटा हुआ है सवाल उसका जवाब दे देंगे, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो हम बराबर बताते हैं, कोई ऐसा लंबा चौड़ा लिखे हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिए हैं जो पढ़ने लायक नहीं है, जो प्रिंट निकालने लायक नहीं है, या हाथ का कुछ इस कारण से भी डिले होता है या कुछ का जवाब नहीं जाता है, या हम रिप्लाई व्हाट्सएप पर शॉर्ट में दे देते हैं तो उसका भी रिप्लाई हो सकता है वीडियो लेक्चर में नहीं हो। फिर भी जो भी प्रश्न मेरे पास क्लियर है और टाइप किया हुआ है, पढ़ने लायक है, उस सब का प्रिंट निकाल करके अभी मेरे सामने आया है, उस सब का जवाब हम दे रहे हैं। सबसे पहले प्रश्नकर्ता संतोष कुमार खजौली से, इनका कहना है कि 1965 के जमाबंदी पंजी 2 में 45 डिसमिल जमीन है, लेकिन उसमें खाता खेसरा रकबा नहीं दिया है। पंजी 2 में उस जमाबंदी से कौन कौन खाता खेसरा है, कैसे पता करें? कर्मचारी बोल रहा है कि खाता खसरा का आधार नहीं है, तो क्या करें? देखिए, पंजी 2 में खाता खसरा पहले नहीं रहता था, बहुत बाद में उसमें खाता खसरा लोग लिखने लगे। खाता खसरा के जगह पर होल्डिंग लिखा रहता था, और नंबर जो पेज नंबर होता है रजिस्टर 2 का, वही जमाबंदी नंबर कहलाता है, वही रहता था। इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी ज़मीन कैसे है और कैसे आपके कब्जा में आई, क्या उसका आधार है, उसका डिटेल क्या है, आपका टाइटिल का और पोजीशन का क्या डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो सब दिखा करके आप अंचलाधिकारी को आवेदन देते हैं तो आपके पंजी 2 में सुधार किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, अगर इसकी आवश्यकता हो तो। उसी तरह से पहले जो रसीद कटता था, सरकारी रसीद, उसमें लोग खाता नंबर, प्लॉट नंबर कर्मचारी लोग नहीं लिखता था, लेकिन बाद में फिर इंस्ट्रक्शन हुआ तो लिखने लगा तो सिर्फ खाता नंबर लिखता था। तो खाता नंबर से भी कुछ हद तक पता चलता था कि किस खाते की ज़मीन किस रैयत को है, लेकिन बाद में खाता और खसरा नंबर अराजी सब लिखा जाने लगा। अब तो सब ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में और सब आ रहा है, डिटेल रहता है, उसमें दिया हुआ रहता है। तो आप अपना ऑनलाइन जो होता है डॉक्यूमेंटेशन डिजिटाइजेशन के बाद, उस प्रक्रिया में परिमार्जन कहा जाता है, उसके आधार पर, परिमार्जन के आधार पर ये आवेदन देकर, ये जो प्रक्रिया हो, कर्मचारी से मिल करके और अंचलाधिकारी के पास आवेदन दे सकते हैं। तो उसमें आपका खाता खसरा जो भी आपका है जुट जाएगा, लेकिन कौन सा खाता खसरा किस आधार पर आपका है, वो सब डॉक्यूमेंट्स के साथ दीजिएगा और आवेदन दीजिएगा, तो वो आपका जुट जाएगा। दूसरा फिर प्रश्न इनका है, CS सर्वे से सिकमी खतियान 15 कट्ठा के बना, अभी तक उस जमीन पर कब्जा है और 15 कट्ठा के रसीद भी कट रहा है, और RS सर्वे में सिकमी से रैयत खतियान बना दिया, तो बिहार विशेष सर्वे जो चल रहा है उसमें रैयती खाता खुल सकता है? बिल्कुल खुल जाएगा। अब तो रैयत हो गए, सिकमीदार से आप रैयत हो गए तो रैयती खाता खुल जाएगा। आप वो दोनों दिखाइए, दोनों के आधार पर बन जाएगा, आपके कब्जा के आधार पर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद का प्रश्न है अभिषेक कुमार एडवोकेट भभुआ से,
अभिषेक कुमार एडवोकेट भभुआ से लिखते हैं, सर प्रणाम। एक विडो लेडी हिंदू क्रिश्चियन लड़का से शादी करके क्रिश्चियन बन गई। उसको पहले हस्बैंड में के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा कि नहीं। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप लॉ समझते हैं और लॉ जानते हैं तो, क्योंकि आप एडवोकेट हैं। आप देखिए हिस्सा कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उस पर कई बार हम लेक्चर दे चुके हैं, जनरल लेक्चर में भी है और कुछ प्रश्न के संदर्भ में भी है। तो ये जो है विडो जो है क्लास 1 ईयर है। तो जैसे ही उसका हस्बैंड का डेथ हुआ, अब इसमें ये भी पेच है, इस साल आप नहीं लिखे हैं, तो विडो को राइट कब हुआ इस पर भी हमारा पहले लेक्चर है। विडो को राइट हुआ 1937 एक्ट आने के बाद एब्सोल्यूट राइट हुआ। पहले लिमिटेड राइट था, उसके बाद उसको एब्सोल्यूट राइट हो गया। जब 1937 से जो शेयर मिला विडो को, वो लिमिटेड राइट था, और अगर उस समय से वो कब्जा में चली आ रही है 56 तक, 1956 में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया, तो जो लिमिटेड राइट था वो एब्सोल्यूट राइट होगा। तो लिमिटेड राइट में इसलिए उसको विडो एस्टेट कहा जाता था, और उसमें उसको एब्सोल्यूट राइट नहीं होता था। उसको उसमें कब्जा करने का, जोत आबाद करने का, उसके आमदनी से अपना मेंटेनेंस करने का ये सब अधिकार था। और एक्सट्रीम केसेज में अगर ज़रूरत हो तो विडो उसको इजारा भी कर सकती थी और कुछ हिस्सा उसका बेच भी सकती थी, जैसे श्राद्ध वगैरह करने के लिए, पूजा पाठ के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, श्राद्ध के लिए या तीर्थ व्रत के लिए। ऐसा बहुत सा केस लॉ मिलेगा। तो ये आप जान लीजिए कि किसी विडो का शेयर के बारे में अगर पूछना है तो सबसे पहले ये निर्धारित करना होगा कि विडो 1937 के हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 के पहले अगर विडो हो गई तो उसको हस्बैंड के प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं था, वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए हकदार थी, वो मेंटेनेंस का उसको राइट था। तो वो जब 1937 का एक्ट आया तो वही प्री एग्जिस्टिंग राइट ऑफ उसका जो मेंटेनेंस था उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए उसको शेयर दिया गया, हस्बैंड के प्रॉपर्टी में वारिस के रूप से उसको शेयर मिला। लेकिन वो लिमिटेड शेयर मिला, लिमिटेड राइट उसको मिला। लिमिटेड राइट मिला इन दी सेंस कि वो जब तक जीवित रहेगी उससे अपना जीवन यापन करेगी। तो वो लिमिटेड राइट एब्सोल्यूट कब हो गया, जब 1956 तक लगातार उसका कब्जा रहा, तब 1956 का नया एक्ट आया, उसमें सेक्शन 14 के हिसाब से वो लिमिटेड राइट जो विडो का था वो एब्सोल्यूट हो गया। तो ये तो हुआ आपके जानकारी के लिए, चूंकि अधिवक्ता है इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपका ये प्रश्न अधूरा हो जाता उस हिसाब से, क्योंकि आपने नहीं लिखा है कि विडो कब हुई। अब हम मान के चल रहे हैं कि विडो 56 के बाद हुई, 56 के बाद विडो हुई, तो इसका हस्बैंड के प्रॉपर्टी में शेयर होगा, क्योंकि क्लास 1 ईयर में विडो आती है। अब कितना शेयर होगा, जितना इसका बेटा बेटी और बीवी सबका बराबर शेयर होता है, क्लास 1 ईयर में जितना है सबका बराबर होगा। तो इसको शेयर मिल गया। जैसे ही हस्बैंड का डेथ हुआ तो हस्बैंड के प्रॉपर्टी में इसको शेयर हो गया, यानी कि इसको राइट ऑफ इनहेरिटेंस तुरंत ऑपरेटिव हो जाता है। इसलिए कहावत है, इनहेरेंट नेवर केप्ट इन अवेयंस। इनहेरिटेंस का जो राइट है वो अवेयंस में कभी नहीं रहता है, कभी एक क्षण के लिए नहीं रुकता। द मोमेंट आदमी मरता है तो उसके वारिस को राइट पहुंच जाता है। जैसे कि आप बिजली का स्विच दबाते हैं तो बल्ब जल जाता है या पंखा चलने लगता है, द मोमेंट आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका जो रिजल्ट मिलने लगता है। उसी तरह से जैसे ही जो टाइटल होल्डर होता है, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक होता है, अगर वो मरता है तो मरने के बाद जो भी उसका जिस कानून से वो गवर्न होता है, उसका जो भी कानूनी वारिस है, यानी कि जो उत्तराधिकारी है, यस है, उसको राइट ऑफ इनहेरिटेंस तुरंत काम करता है और उसको उत्तराधिकार में वो प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाता है। माने राइट टाइटल इंटरेस्ट डिसीज से पास कर जाता है उसके यस को। तो जैसी ही जिस विडो के बारे में आप कह रहे हैं, ये हिंदू विडो है, ये मर गई, इसका हस्बैंड मर गया, तो इसको
इसको अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिल गया, यानी कि शेयर मिल गया। अब शेयर मिलने के बाद वो अगर शादी कर लेगी तो उससे उसका शेयर जो राइट प्राप्त हो गया वो खत्म नहीं होता है। इसलिए दूसरा मैक्सिम है, वंस वेस्टेड कैन नॉट बी डाइवेस्टेड। तो अगर उसको राइट वेस्ट कर गया, वो संपत्ति में उसको मालिकाना हक मिल गया, वारिस की हैसियत से जितना उसका शेयर था मिल गया, तो उसके शादी करने से, दूसरा धर्म कबूल करने से वो ख़त्म नहीं होता है। ये कानून यही है। इसलिए अगर वो क्रिश्चियन से शादी कर ली है तो उसको पहले हस्बैंड में के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा कि नहीं। अभी शादी करने के पहले ही तो उसको हिस्सा मिल गया, कानूनन उत्तराधिकार के कानून के हिसाब से उसका प्राप्त हो गया है। अगर वो बट करके नहीं मिला, उसको राइट टाइटल इंटरेस्ट मिल गया और भी वारिस उसके हैं, और वो सभी वारिस के साथ अभी तक उसका ज्वाइंट कब्जा दखल चला आ रहा है, तब उसको राइट है कि शादी के पहले, दूसरी शादी करने के पहले भी बंटवारा कर ले। अगर दूसरी शादी कर लिए तो भी बंटवारा कर ले। अगर उसको मिल गया, अगर एकमात्र वारिस थी तो टोटल पर उसका कब्जा है तो भी ठीक है। अगर कब्जा नहीं है, कोई नहीं देता है कब्जा, तो कब्जा भी ले सकती है। तो सारा राइट टाइटल उसको इंटरेस्ट मिल जाता है अगर वो पूरा शेयर के लिए इंटाइटल है अपने शेयर के हिसाब से, प्रॉपर्टी में 1956 के हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। तो शादी करने से, क्रिश्चियन से या किसी से या धर्म बदलने से उसका वो राइट खत्म नहीं होता है। इसलिए आप पूछे हैं, क्रिश्चियन बन गई, उसको पहले हस्बैंड में के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा कि नहीं। तो उसका जवाब है कि हिस्सा मिलेगा। कारण भी आपको बता दिए, चूंकि आप एडवोकेट है इसलिए एक्सप्लेन कर दिया। 2 पॉइंट बताए, इनहेरेंस नेवर केप्ट इन अबेयंस। दूसरा बता दिए कि विडो को राइट कब आया है, ये हो गया। और तीसरा हो गया, वंस वेस्टेड कैन नॉट बी डाइवेस्टेड। ये 3 प्रिंसिपल के आधार पर उसको हिस्सा मिलेगा। अब ऐसा कर रहे हैं प्रश्न, तो हिस्सा मिलेगा कि नहीं, अभी तक सवाल उसको मिला नहीं है, तो अब वो हिस्सा क्लेम करना चाहती है, तो हिस्सा क्लेम करेगी तो पार्टीशन का सूट फाइल करना पड़ेगा। तो या अगर उस पर कोई गैर व्यक्ति का कब्जा हो गया है जो उसके हस्बैंड का वारिस नहीं है, और वो गैर व्यक्ति कब्जा कर लिया है, तो वो अपना टाइटल एसर्ट करते हुए उसको कब्जा लेने के लिए टाइटल का केस कर सकती है, ये अधिकार उसको है। उसके बाद फिर लिखते हैं, सर प्रणाम, एक विडो लेडी हिंदू क्रिश्चियन लड़का से शादी, एक, अच्छा फिर वही प्रश्न को लगता है दोहरा दिए। एक विडो लेडी हिंदू क्रिश्चियन लड़का से शादी करके क्रिश्चियन हो गई, उसको पहले हस्बैंड में के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा कि नहीं। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, नीचे में 2 जगह लिखा हुआ है। अब उसका तीसरा लिखा हुआ है उनका, सर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट प्लेंटिफ या डिफेंडेंट किसी का डॉक्यूमेंट देख सकता है कोर्ट के परमिशन से जो एग्जीक्यूट हुआ है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसका सीपीसी में चैप्टर ही अलग है, उसको देखिए। इंस्पेक्शन एंड डिस्कवरी का चैप्टर है, इंस्पेक्शन के चैप्टर में जाइए, उसको पढ़िए। देखने का पूरा अधिकार है कोर्ट के परमिशन से। और जो एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट है उसको तो और ज़्यादा। अनएग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट का कुछ सर्टेन कंडीशंस में अगर बयानतहरी नहीं दिया है, उसके पहले कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अनएग्जीक्यूटेड है और रिकॉर्ड पर है, वो मौजूद है, तो उसके लिए कानून है कि इंस्पेक्शन वो कब करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट, आपका सवाल है एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट पर, तो एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट को किसी को भी देखने का अधिकार है कोर्ट के परमिशन से। पार्टी जो है वो भी देख सकता है, और गैर आदमी भी एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट को देख सकता है और उसका सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है कोर्ट के परमिशन से। ये हो गया आपका सवाल। उसके बाद है अगला प्रश्न, राहुल अग्निहोत्री सिवान व्यवहार न्यायालय। ये राहुल जी लिखते हैं
सिवान सिविल कोर्ट से। इन्होंने लिखा है, मैंने अपनी एलएलबी की डिग्री बीएचयू से जून 2025 में प्राप्त करने के पश्चात व्यवहार न्यायालय में एक सिविल के जानकार अधिवक्ता के साथ प्रैक्टिस शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है, आपको धन्यवाद, आप अच्छा से काम कीजिए। उनका कहना है कि आप पहले क्रिमिनल की जानकारी दूसरे अधिवक्ता के पास से सीखें। क्रिमिनल वाले अधिवक्ता कहते हैं कि आप एक पहले जहां थे वहां का काम सीखकर आए। कृपया मार्गदर्शन करें कि क्या उचित होगा। देखिए, आप बिल्कुल नए लगते हैं और आप अनुभवहीन भी हैं और इस बात की जानकारी नहीं है, और चूंकि आपको दो सीनियर दो तरह की बात बोले हैं इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हैं। ये सब प्रश्न आप उठा रहे हैं, फिर भी हमारे पास प्रश्न किए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि आपको हम उचित मार्गदर्शन दें और आपको प्रोत्साहित करें। देखिए, इसके पीछे आप थोड़ा सोचिए। जब भी कुछ प्रश्न करते हैं तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको क्यों ऐसा बोला, कोई वकील, उसके पीछे सोचना चाहिए। और जहां आप कोर्ट में जाते हैं और वकीलों को देखते हैं और कोर्ट में काम करने का तरीका देखते हैं, एसोसिएशन बार एसोसिएशन में जहाँ वकील लोग बैठते हैं आपस में बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, वो सब चीज़ से आदमी को सीख मिलती है और अनुभव प्राप्त होता है। तो जिनको जितना ज्ञान है और जिनका जो अपना इंडिविजुअल अनुभव है और वो किस विचारधारा के हैं उसके हिसाब से आपको बताएंगे। दूसरी बात यह कि कोई व्यक्ति जिनको आप सीनियर मान रहे हैं या जिनके पास गए हैं उनका आपसे कितना अटैचमेंट या आपके प्रति कितना विश्वास या स्नेह है या कैसा आपसे संबंध है, तब आप उनके पास गए हैं, आपके प्रति उनका कुछ संबंध है, प्रेम है और लगाव है, झुकाव है, तब आप पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। और ऐसे प्योर मटेरियल वर्ल्ड में जैसे कि कोई खास संबंध नहीं हो, ऐसे ही चले गए तो उनको लगा होगा कि आदमी कहाँ से आ गया मेरे ऑफिस में अननेसेसरी हमारे ऊपर बर्डन बनने के लिए। तो ये सोच वाले व्यक्ति होगा तो सही राय नहीं देगा। तो कुछ भी कारण है तो आप समझ सकते हैं जो दो व्यक्ति के पास गए उनसे आपका कैसा संबंध रहा, उनके प्रति स्नेह आपका है कि नहीं, आप उनके प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं कि नहीं, और अपने व्यवहार से और अपने वचन से और अपने कार्यकलाप से ये प्रमाणित करना चाहिए था आपको। ये हर एक नए अधिवक्ता को ये दिखाना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए कि आप बहुत सिंसियर हैं, पैसे के प्रति सिंसियर हैं, काम के प्रति सिंसियर हैं, टाइम के प्रति सिंसियर हैं और अपने से सीनियर अधिवक्ता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने का काम करते हैं या उनको अनुसरण करते हैं। ये सब आपके व्यवहार से, बात विचार से झलकना चाहिए, तब कोई भी सीनियर वकील का आपके प्रति झुकाव होगा। और दूसरा, आपको पढ़ने लिखने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई कानून की किताब पढ़ते हैं, कोई बात को पढ़ के अच्छी तरह से समझते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो नहीं उस पर बात करना चाहिए। कोई चीज़ लिखने के लिए कहा जाए नहीं लिख सकते हैं तो पूछना चाहिए कि नहीं लिखने आता है, ये अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपना, जिस ऑफिस में आप गए हैं, जिस वकील के पास गए हैं, अपना एक आप इमेज बना सकते हैं। तो पहली तो बात ये रही कि आपके साथ उस सीनियर वकील का कैसा संबंध है। अगर आपसे प्रेमवत संबंध है, आपके रिलेटिव हैं या और कोई और संपर्क है, कोई और भी संपर्क होने का कारण है, आपके प्रति उनका थोड़ा आशीर्वाद है, चाहते हैं आपको मदद करना सही में, तो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। अगर आपका ये सब संबंध नहीं है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमको सही मार्गदर्शन देने वाले हैं कि नहीं। तो ऐसे वकील के पास जाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको मिसयूज करेंगे, इधर उधर दौड़ावेंगे, लेकिन कोई बात सिखावेंगे नहीं। तो ये आपको स्वयं तय करना है, आपको स्वयं पहचानना है कि आपके हितैषी हैं कि नहीं, और हितैषी के रूप में, आपके मददगार के रूप में आपको बराबर मदद करेंगे कि नहीं, गाइड करेंगे नहीं। तो थोड़ा सा भी गाइडेंस होने से नया वकील को बहुत उत्साह मिलता है और जानकारी मिलती है। ये आपको तय करना है। अब रही बात क्रिमिनल और सिविल की, तब उसको भी सोचिए।
जैसे कि लॉ आप पढ़े तो लॉ में तो बहुत पेपर आप लोग पढ़े, आजकल तो बहुत कितना पेपर हो गया जितना हमको मालूम भी नहीं है। लेटेस्ट कौन कौन सा पेपर पढ़ाया जाता है, जैसा लोग बोलते हैं 20-25 पेपर होता है। हम लोग के ज़माने में 2 साल का लॉ का कोर्स था, हम लोग BL कहलाते थे, बैचलर ऑफ लॉ। तो 2 साल का कोर्स में बैचलर ऑफ लॉ हो जाते थे ग्रेजुएशन के बाद। तो हम लोग को सिर्फ 4-5 किताब पढ़ना पड़ता था, ज़्यादा किताब पढ़ना नहीं पड़ता था। तो आज कितना हो पेपर 20 या 25 पेपर पढ़ना पड़ता हो, जैसा कि लोग बताते हैं। तो या उस 20-25 तरह का एक्ट सब छोटा बड़ा मिला के पढ़ना पड़ता हो। तो ऐसा नहीं है लॉ में कि हम क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं इसलिए हम क्रिमिनल लॉ ही पढ़ेंगे, हम सिविल लॉयर बनना चाहते हैं इसलिए हम सिविल लॉ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कॉलेज के स्तर पर पढ़ाई के स्टेज में कोई डिवीजन नहीं है ब्रांच ऑफ लॉ का, और स्पेसिफिकेशन नहीं है जैसा कि मेडिकल साइंस में है। मेडिकल में अगर कोई सोच लेता है कि हमको फिजिशियन बनना है तो मेडिसिन साइड में जाएगा, आगे पढ़ाई करेगा मेडिसिन में। कोई सर्जरी में जाना है तो सर्जरी में जाएगा। कोई आँख का डॉक्टर बनना चाहता है ऑप्थेल्मोलॉजी में जाएगा। कोई स्त्री रोग का विशेषज्ञ बनना चाहता है तो गायनेकोलॉजी में जाएगा। कोई पेट के रोगों का विशेषज्ञ बनना चाहता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जाएगा। तो इस तरह से कोई हड्डी का बन रहा है तो ऑर्थोपेडिक में जाएगा। तो उसका हर एक अलग अलग बीमारी का, कोई कैंसर का है तो उसमें जाएगा, उसका स्पेशलिस्ट बनेगा। तो अलग अलग पढ़ाई है, अलग अलग। अब कोई मान लिया कि एक्सरे वगैरह करने वाला है या CT स्कैन करने वाला तो रेडियोलॉजी में जाएगा। कोई जांच वगैरह करने वाला में इंटरेस्टेड है तो पैथोलॉजी में जाएगा। कोई आदमी दवा दारू ये सब में है तो फार्माकोलॉजी में जाएगा। बहुत तरह का सैकड़ों ब्रांच हो गया आजकल। तो एक एक ब्रांच आँख का अगर डॉक्टर बनना चाहता है, आँख में 5-7 तरह का डॉक्टर होता है। दांत में भी 5-7-8 तरह का वो डॉक्टर होता है। तो बहुत सारा ब्रांच और सब ब्रांच होते जा रहा है जैसे जैसे साइंस एडवांस करते रहा। तो वहाँ पर जिसको जिस क्षेत्र में अपने डिसाइड करता है अपने मर्जी से या अपने गार्जियन के हिदायत के हिसाब से या अपने टेस्ट के हिसाब से या जो परिस्थिति उसके अनुकूल हुई या जैसा नंबर आया जैसा कॉलेज मिला उसके हिसाब से भी बहुत लोग कभी कभी मजबूरी में चाहते थे कुछ स्पेशलाइजेशन करना, वो नहीं होकर के दूसरा चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। तो आँख के डॉक्टर बनना चाहते थे, आँख में नहीं एडमिशन हुआ तो ENT में ले लिया, तो ENT में ले लिया तो एडमिशन ले लिया। उसी तरह से कोई दूसरा ब्रांच चाहता था, वो नहीं मिला तो फिर दूसरा ब्रांच मिल गया। तो इस तरह का परिस्थिति होता है, मेडिकल में भी होता है। लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में सभी लोग का जो कॉलेज लेवल होता है, लॉ का क्लास होता है, लॉ की डिग्री मिलती है, सबको समान रूप से एक ही तरह का कानून पढ़ाया जाता है। और सब लोग उतना ही कानून पढ़ते हैं जितना एक बाद में बहुत बड़ा वकील बन जाता है और एक जूनियर वकील ही रह जाता है, या उसी में से कोई जज और हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। सबका प्रारंभिक अवस्था में पढ़ाई का जो स्तर है वो सब्जेक्ट वाइज सब एक ही रहता है। ये अलग है कि कोई कॉलेज में अच्छा पढ़ाई होता है, कोई कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई नहीं होता है। कोई 3 साल का कोर्स है, कोई 5 साल का कोर्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कहीं भी पढ़ना है और सीखना है, कानून जानना है, तो आपको जनरल जितना भी प्रेस्क्राइब कोर्स है हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से, हर स्टेट के हिसाब से, थोड़ा हो सकता है वेरिएशन हो यूनिवर्सिटी या स्टेट के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप पढ़ते हैं। अब पढ़ने के बाद आप अगर प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको अपना भी टेस्ट है। बहुत से लोग पहले से सोच लेते हैं कि नहीं हमको सिविल में प्रैक्टिस करना है। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं सिविल में बहुत मेहनत है, जैसा कि लोग बोलते हैं, तो हमसे नहीं पार लगेगा, हम क्रिमिनल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये सोच करके भी लोग, कुछ लोग शुरू से ही अपना इंटेंशन बना लेते हैं। तो अगर आपके साथ वैसा है कि आपको कोई इंटरेस्ट है किसी खास पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ में, अब कोई आदमी है जो जनरल प्रैक्टिस नहीं करता है तो सेल टैक्स में प्रैक्टिस करता है, कॉमर्शियल टैक्स में, कोई इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करता है, कोई इंडस्ट्री लॉ में है तो वहाँ जाता है, लेबर कोर्ट में जाता है, कोई और कमर्शियल लॉ में है तो अलग से जाता है, कोई कंज्यूमर का करता है। तो इतना लॉ का अथाह समुद्र है कि और ब्रांच इतना इतना है कि अलग अलग
क्षेत्र के अलग अलग वकील मिलेंगे। और आज की तारीख में स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। अगर कोई वकील को अच्छा करना है किसी एक क्षेत्र में तो उसको स्पेशलाइज होकर रहना पड़ेगा। और पहले के वकील थे कि सब तरह का काम करते थे। तो सब तरह का काम करने के लिए आपको पोटेंशियलिटी आप में चाहिए, आप में उतना ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान अर्जन करने के लिए लगातार मेहनत करना चाहिए। और मेहनत करने के पहले कम से कम बेसिक कानून के समझदारी के लिए बेसिक अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, जिसको लिटरेचर और लैंग्वेज कहते हैं, वो सब होना जरूरी है। अगर आप समझते हैं कि सब ठीक है और कौन कॉलेज से कहाँ से किस इंस्टीट्यूट से आप पास किए हैं, आपको कैसा पढ़ाया गया है, शिक्षा दीक्षा मिला है, उसके हिसाब से आप अपने में कैसा स्ट्रेंथ फील करते हैं। जैसे कोई पहलवान है, अखाड़ा में कुश्ती लड़ता है, तो वो अपना उसी हिसाब से डाइट अपना सेलेक्ट करता है, उसी हिसाब से वो वर्जिश करता है, तेल मालिश करता है और अखाड़ा में अपना प्रैक्टिस करता है। तो वो फील करता है कि हमारे बॉडी में अब ताकत आ रहा है, हम अगला कंपटीटर को पछाड़ देंगे। तो उसी तरह से कोई विद्यार्थी अगर डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है या वकील बनता है तो अपने काम में मुकाम हासिल करने के लिए और एस्टेब्लिश करने के लिए वो हिसाब से अपना ज्ञान वर्धन करता है, निरंतर अध्ययन करता है और सीनियर लोगों के संपर्क में रहता है, उनसे मार्गदर्शन लेता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो उसका अपना ज्ञान और अनुभव से वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो इसलिए कहा गया मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फॉर्चून। आपको कोई सीनियर एक वकील अच्छा नहीं बना सकता, आपको खुद अच्छा वकील बनना है। इसलिए डोंट बिलीव व्हाट द सीनियर सेज, बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड बिलीव ऑन द लॉ बुक्स विच यू रीड एंड रिलाई। लेकिन सीनियर का मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको मान लिए कि आप अभी पटना में आप हैं, आपको पटना से राजगीर जाना है, तो आपको तो रास्ता मालूम नहीं है राजगीर का। तो राजगीर कोई आदमी गया हुआ है, उससे पूछिएगा कि राजगीर कैसे जाते हैं, तो वो बता देगा रास्ता, जाने का साधन क्या है वही बता देगा। तो ये किसी से पूछ सकते हैं, इसी को मार्गदर्शन बोलते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद उस रास्ते पर चलिएगा तो आप पहुंच जाइएगा। तो सेम है, प्रोफेशन में कुछ न कुछ मार्गदर्शन लेना पड़ता है और नए वकील को जरूर लेना पड़ता है। इवन कि बहुत पुराने वकील को भी कभी कभी जरूरत पड़ता है। कोई भी वकील अपने आप में परफेक्ट नहीं है। वकालत पेशा है रोज पढ़ने का, जीवन पर्यंत आपको विद्यार्थी ही रहना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग का एप्टीट्यूड होना चाहिए, सीखने का आपका हमेशा जिज्ञासा होना चाहिए, तो कहीं से भी आप सीख सकते हैं। जैसे आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या शिक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि तुम सूत पुत्र हो, हम राजपूत को ही जो राजकुमार है उसी को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन उसमें इतना मेहनत करने का मादा था, इतना लगन था और गुरु के प्रति समर्पण और विश्वास था। तो उसी समर्पण और विश्वास से उनको गुरु मान के और उनका मूर्ति बना करके उनको पूजता था। और एक निष्ठ हो करके वो जब सिखाते थे पांडवों को, तो उनको जो सुनता था और देखता था उसी के हिसाब से वो अपना खुद प्रैक्टिस करता था। करते करते इतना बड़ा धुरंधर हो गया कि उसको दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। तो खैर ये तो है, इसलिए वो बता रहे हैं कि एकलव्य का डेडिकेशन जो था, समर्पण था धनुर्धर बनने का, उसने उसको बना दिया, जबकि गुरु ने उसको बताया ही नहीं। तो उसी तरह से अगर कोई सीनियर आपको सिखाएगा ही नहीं और कभी कुछ बताएगा नहीं, तो भी आप सीनियर के पीछे पीछे लग करके, मान लीजिए उसके अगर ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में आपको नहीं वो कुछ तरजीह देता है या आपको जाने से उसको इनवाइंस फील होता है या वो आपके जाने से प्लीज नहीं होता है, तब मत जाइए। लेकिन कम से कम कोई ऐसा ऑफिस है सीनियर का जो आपके बैठने से उसको कोई एतराज़ नहीं है, या कभी कभी कुछ आपको कोई काम दे देता है, तो आप उसको खुशी खुशी समझिए, कीजिए। तो बहुत सब सीनियर लोग बेगारी भी कराता है, जरा ये टाइप करा लाइए, ये फोटो करा लाइए। जो वकील का काम नहीं है, मुंशी का काम है, वो भी जूनियर वकील से लेता है। उससे बहुत सारे लोग पर्सनल अपना घर का भी काम करा लेता है। और ये सब बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली वगैरह में तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे जजेज हमको मिले हैं जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास गए और अच्छे वकील परिवार के
लड़के थे जो अच्छे लॉ कॉलेज से सब पास किए थे, तो गए एक अभी वो एडीजे है वो लड़का जिसको हम पढ़ाते थे हाँ बिहार जुडिशल एकेडमी में, तो उसने अपना कहानी बताया था कि क्यों। हमने कहा कि आपके पिताजी लखनऊ हाई कोर्ट के बहुत अच्छे वकील हैं, सीनियर वकील, और आप दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू किए अच्छे वकील के साथ, तो क्यों छोड़ दिए। कहीं कि दिल्ली में प्रैक्टिस किए तो हमको सीनियर कुछ नहीं बताते थे, वो कहते थे कि जाओ मेरे बेटी को आज स्कूल छोड़ाओ, ड्राइवर नहीं है, या पत्नी को एयरपोर्ट पर छोड़ाओ, गाड़ी का चाबी लो जाओ, पत्नी जा रही कहीं बाहर जा रही एयरपोर्ट पर छोड़ाओ। या कभी कहते थे कि आज दूध वाला नहीं आया, जाके दूध ले आओ, कभी सब्जी ले आओ। ये सब काम घर का डोमेस्टिक काम हमको बढ़ाते थे। तो ये सब एक्सप्लॉइटेशन है, ये भी होता है, लोअर कोर्ट में भी होता है, हाई कोर्ट में होता है। तो ये सब आपको खुद देखना होगा कि उनका क्या नेचर टेम्परामेंट है। लेकिन अगर प्रोफेशन से संबंधित काम कहते हैं कि जरा इसको टाइप कर दीजिए, अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो कंप्यूटर पर टाइप कर दिए तो वो कर देना चाहिए। अगर इंटरनेट पर कोई लॉ प्रोविजन खोजना है तो कर देना चाहिए, ताकि वो खुश रहे कि आप समझें कि मेरा ये हेल्पिंग हैंड है या ओबीडियंट है। तो आपको उनको खुश करके उनसे विद्या ग्रहण करना है और लेना है, ये तो आपको तय करना है। अब ये देखना है कि वो आपके लायक इतना करने के बाद भी आपके लिए वो पॉजिटिव है कि नहीं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि नहीं, और आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं कि नहीं। तो आपको खुद तय करना होगा कि उनके साथ रहें कि नहीं रहें। ये तो हो गया। अब एक मेरा परामर्श दूसरा ये हुआ कि आप खुद तय कीजिए कि आपको क्या इंटरेस्ट है, सिविल में इंटरेस्ट है कि क्रिमिनल में इंटरेस्ट है, किसी के कहने से नहीं जाइए। और दूसरी बात हम जो बताते हैं अनुभव का, कि कोई भी वकील को सर्टिफिकेट कोई जज या कोई सीनियर वकील नहीं देता है कि अच्छा वकील है और ये सिविल का वकील है क्रिमिनल का वकील। जो सर्टिफिकेट देने वाला है वो आम पब्लिक जो लिटिगेंट है, जो केस लड़ता है कचहरी में आता है, ज़्यादातर उसमें अनपढ़ गंवार या अंगूठा छाप लोग हैं, या जिसको कम अनुभव है कानून का, वो लोग देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका काम देखेगा, आपका परफॉर्मेंस देखेगा, तो काम और परफॉर्मेंस देख करके अगर आप अच्छा से बहस करते हैं, अच्छा से लिखते हैं, कोर्ट में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो इस सब को पब्लिक देखेगा। अगर कोई केस आप जीत गए लोअर कोर्ट में तो बहुत जल्दी प्रचार हो जाता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत समय लगता है, क्योंकि यहाँ दायरा बहुत बड़ा है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब डिवीजन कोर्ट में दायरा छोटा है। आपके आसपास के लोग वहाँ पर गांव के अगल बगल के पड़ोस गांव के क्लाइंट लोग कचहरी में आते हैं, लोग घूमते रहते हैं। और कुछ गांव के लोग ऐसे भी रहते हैं जो विलेज एडवोकेट कहलाते हैं, जो टाउट टाइप के लोग रहते हैं, दलाल टाइप के, मुंशी टाइप के, वो सब लोग भी घूमते रहते हैं। उन लोग भी केस उस लाते हैं, वकीलों को देते हैं, सब गलत गलत माने कमीशन वमीशन लेकर के केस उस फाइल करता है। लेकिन वो सब ही प्रचार करता है कि वकील अच्छा है, वकील अच्छा है। वो कब करेगा? जब आप अच्छा से काम कीजिएगा। तो आपका बातचीत का तरीका अच्छा होना चाहिए, लिखने पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कोर्ट में आपका मैनर ठीक होना चाहिए। कोर्ट में जाकर के मेंशन करते हैं, मूव करते हैं या कुछ बहस करते हैं छोटा मोटा, वो सब ठीक होना चाहिए। तो आपको खुद मिलेगा, केस मिलेगा। तो शुरू में जो केस मिले दोनों करना चाहिए। और सीपीसी सीआरपीसी बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना भी सिविल मैटर है, सिविल लिटिगेशन है, उसके प्रोसीजर का एक ही कानून है सीपीसी। और दूसरा है कि क्रिमिनल जो आईपीसी के अंदर केसेस होता है, उसके अलावा बहुत सा ये है माइनर एक्ट्स है और अलग अलग स्पेशल एक्ट्स है जिसके अंदर ऑफेंस होता है, उसमें भी क्रिमिनल केस चलता है। तो वो सब जैसे अभी तो एक्साइज एक्ट हो गया, डॉरी प्रोविजन एक्ट हो गया, और उसके अलावे है एक्सप्लोसिव एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है, बहुत सारा एक्ट है जिसके अंदर ऑफेंस होता है। तो वो ऑफेंस होता है तो उस सब का प्रोसीजर सीआरपीसी में भी है। इसलिए बेसिक कंसेप्ट सीआरपीसी और सीपीसी का प्रोसीजर लॉ का होना चाहिए। और प्रोसीजर लॉ का कंसेप्ट हो जाएगा तो ये जानना चाहिए कि सिविल केस कैसे फाइल होता है, कहाँ फाइल होता है, कब फाइल होता है, और क्रिमिनल केस कैसे फाइल होता है, कब होता है, कहाँ फाइल होता है, पुलिस केस क्या होता है, कंप्लेंट केस क्या होता है। ये सब बेसिक डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे प्लेंट कैसे लिखा जाता है, बेल पिटिशन कैसे लिखा जाता है, कंप्लेंट कैसे लिखा जाता है, ये सब बेसिक चीज़ें धीरे धीरे जानिएगा। तो दोनों तरफ आप जाइए, और किसी एक को जरूरी नहीं कि सिविल वाला ही कह रहिएगा तो क्रिमिनल नहीं सीखिएगा। किसी एक को पकड़िए, एक ऑफिस से आप अटैच रहिए, और जब क्रिमिनल मान लीजिए कि आप जिस ऑफिस में है वो सिविल के वकील हैं, तो वो सिविल के वकील हैं, पुराने वकील हैं, तो क्रिमिनल का बेसिक चीज़ जरूर जानते होंगे। अगर आपसे उनका अच्छा संबंध है तो आपको क्रिमिनल पूछिएगा तो बता देंगे। अगर वो नहीं बताते हैं या उनको जानकारी नहीं है, वो अवॉइड करते हैं, तो आप
कभी जरूरत पड़ेगा तो कोई क्रिमिनल के वकील से जाके मिलिएगा, उससे पूछिएगा। और ये भी है कि जो पुराना कोई मुंशी है कोर्ट का, बहुत सा प्रोसीजर का मैटर जो है वो मुंशी लोग ज़्यादा जानता है नए वकीलों से, वो भी आपको मदद कर सकता है, उससे भी आप पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं अगर संपर्क का है तो। और या तो अपने कलीग से जो आपसे थोड़ा सा तेज हो या थोड़ा अनुभवी हो, 2 साल 4 साल आगे है, तो उनसे भी मदद ले सकते हैं। या कोई प्रॉब्लम आवे तो आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं बैठ के। इधर उधर की सारी बातें होती है वकालत खाना में, लेकिन लॉ पर डिस्कशन बहुत कम होता है। जैसे कोई नया रूलिंग आ गया तो रूलिंग पढ़ना, लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में कोई जर्नल है, लॉ जर्नल निकाल के देखना, पढ़ना, समय नहीं बर्बाद करना, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिविल वाले कहते हैं तो सिविल में जाइए, क्रिमिनल वाले कहते हैं तो क्या आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आपको ये देख रहा है कि ये स्थान यहाँ पर रहने लायक है कि नहीं है, और अपने खुद तय करना है, धीरे धीरे जैसे जैसे आवेगा तो प्रॉब्लम वाइज आप जैसे जैसे आपको मान लीजिए केस बढ़ते गया, हो सकता है कि 2 साल 4 साल के अंदर आपको सिविल केस ज़्यादा हो जाए। तो सिविल केस ज़्यादा हो जाए तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा सिविल में, तो ज्ञान भी बढ़ेगा आपको सिविल में, तो आपको लोग कोर्ट में देखेगा कि सिविल का करते हैं, तो धीरे धीरे प्रचार हो जाएगा कि सिविल के वकील हैं। दूसरा प्रचार ये भी होता है कि सिविल के कोई नामी गिरामी वकील हैं, उनके आप जूनियर हैं, तो इससे भी प्रचार होता है कि फलाना बाबू के ही जूनियर हैं। तो ये सब परिस्थिति बनती है, वहाँ पर लोकल क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको तय करना है। ठीक, यही मेरा मार्गदर्शन है, जो मेरा मार्गदर्शन चाहते हैं। ठीक है, हम आपके प्रोत्साहित करते हैं कि आप मेहनत कीजिए और अच्छा कीजिए प्रोफेसर में। इसलिए हमने अब जवाब ही दे दिया था। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड वॉच माई ऑल लेक्चर्स, फर्स्टली ऑन CPC, देन ईच एंड एवरी लेक्चर यू विल लर्न मोर एंड मोर। तो ये भी हम समझते हैं कि अब ये मेरा व्हाट्सएप पर जो रिप्लाई था उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। और CPC पर इसलिए बता रहे हैं कि CPC थोड़ा मोटा है और इसमें बहुत तरह का प्रावधान है, ऑर्डर एंड रूल और सेक्शन, इसमें लोग फंस जाते हैं और पूरा क्लियर कट कंसेप्ट नया लोग को नहीं हो पाता है, बहुत सा प्रावधान को समझने में दिक्कत होती है जब तक कि उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर दे सीनियर वकील। तो मेरा लेक्चर है, करीब 27 लेक्चर होगा या 22 लेक्चर होगा। तो आप लोग नए लोग हैं तो आप लोग पूरा इंटरनेट जानते हैं, चलाना जानते हैं, मोबाइल रखते हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आप यूट्यूब पर जाइएगा तो अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटी चैलेंज जो है चैनल है, अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटीज, आप तो जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, तभी आप व्हाट्सएप पर मेरा प्रश्न पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं प्रश्न। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको उसके बाद खोलिएगा प्लेलिस्ट, चैनल खुल जाएगा, चैनल खुल जाएगा अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटी चैनल खुल जाएगा। तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के जितना लेक्चर मेरा है वो देखिएगा, हर लेक्चर में टॉपिक दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप 1 बाय 1 अपने जो ज़रूरत का वो सिलेक्ट कीजिएगा। तो वो लेक्चर सुन सुन करके आप विद्वान बन जाइएगा। जो बात आप सुन लीजिएगा वो आपके कान से जैसे ही जाएगा मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में जाने के बाद वो प्रोग्रामिंग हो जाएगा आपके मस्तिष्क में, एकदम याद हो जाएगा। और अगर कुछ डाउट होगा तो जो पॉइंट पर लेक्चर सुनिएगा उसको किताब निकाल करके पढ़ लीजिएगा तो और कन्फर्म हो। काहे कि बहुत से वकील लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ तक कुछ वकील लोग हैं जो मेरा वीडियो लेक्चर को कोर्ट में भी सुना करके और अपने पक्ष में आदेश लिए हैं, यहाँ तक फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आपका जानकारी बढ़ेगा। कुछ क्रिमिनल मैटर्स में भी होगा, वो टॉपिक में सेलेक्ट कीजिएगा, तो जैसे जैसे आपको आवेगा आपको मिलते जाएगा, और मार्गदर्शन आपको सीनियर से भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न। हाँ, इसका जवाब और भी एक प्रश्न है इनका, लगता है हमने जो व्हाट्सएप पर रिप्लाई दिया उसको उन्होंने रिप्लाई दिया था जी सर। फिर लिखते हैं मोती राय कॉमन एंसेस्टर है 2 sons from Moti Rai common ancestor has 2 sons from different wives.
Bhajan Rai and Hazari Rai. This compromise is entered between Firangi Rai, eldest son of Bhajan Rai, and Ghugli Rai, eldest son of Hazari Rai. अब एक कंप्रोमाइज पिटिशन का बहुत महीन महीन लिखा हुआ है और बहुत फेंट है, हालांकि उसका भी हमने प्रिंट निकाला है, लेकिन एकदम पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में डिटेल क्या लिखा हुआ है नहीं कह सकते। अब जो प्रश्न किए हैं उसका हम सॉल्यूशन बताते हैं या जवाब बताते हैं। फिर से हम प्रश्न पढ़ते हैं। मोती राय कॉमन एंसेस्टर हैज 2 sons from different wives, Bhajan Rai and Hazari Rai. This compromise is entered between Firangi Rai, eldest son of Bhajan Rai, and Ghugli Rai, eldest son of Hazari Rai. Now the descendants of Firangi Rai are claiming that since title deeds of properties are in name of Firangi Rai, the brothers of Firangi Rai have got no share. The Khatiyan entries are somewhere solely in name of Firangi Rai, Bakabje Firangi Rai, while others are in the joint name, Bakabje Firangi Rai, Bikram Rai and Dharikshan Rai. In the plain, descendants are claiming that these Khatiyan entries are wrong. Will this compromise be binding in between brothers of Firangi Rai? देखिए ये कॉम्प्रोमाइज का टर्म्स एंड कंडीशंस को एक एक वर्ड पढ़ना जरूरी है, तो हम पढ़े नहीं हैं क्योंकि आपका उस लायक है नहीं, और आप इतना क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पर नहीं पूछ सकते हैं, तो आपको इसके लिए अगर बहुत सीरियस आप हैं तो आपको आना चाहिए था मेरे पास ले करके उस सब पेपर, और नहीं तो वहाँ पर सीनियर जो आपके साथ जिनके साथ काम करते हैं उनको दिखा के पूछना चाहिए। फिर भी जो आपका हम समझे प्रश्न, मोती राय को 2 पत्नी थी, पहली पत्नी से मान लिए कि भजन राय, दूसरी पत्नी से हजारी राय, और भजन राय का एक बेटा है फिरंगी राय, हजारी राय का बेटा है घुगली राय। ठीक है, अब कॉम्प्रोमाइज हो गया। कॉम्प्रोमाइज हो गया तो कौन किसने सूट लाया था, किस बात का सूट लाया था, ये कुछ पता नहीं। कॉम्प्रोमाइज में कौन प्रॉपर्टी किसको मिला ये भी कुछ पता नहीं। फिर भी कॉम्प्रोमाइज अगर हो गया, कॉम्प्रोमाइज में ये लोग पार्टी है फिरंगी राय और घुगली राय या भजन राय या हजारी राय, जो टाइटल होल्डर है ज़मीन का, जिसके पास राइट टाइटल इंटरेस्ट है, और जो पार्टी था मुकदमा में, वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो किसी के नाम से डॉक्यूमेंट हो, खतियान में किसी का नाम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सब ओवर रूल्ड हो जाएगा, और जो कॉम्प्रोमाइज़ में लिखा जाएगा वही वैलिड और बाइंडिंग होगा, बशर्ते कि वो कॉम्प्रोमाइज़ लीगली फाइल हुआ हो और वैलिडली एक्सिक्यूट हुआ हो, और उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया हो, और कॉम्प्रोमाइज़ के टर्म्स पर डिग्री बन गया हो, तो वो वैलिड है और बाइंडिंग है। अब उसके बाद जो आपका प्रश्न आता है उसका जवाब आता है कि फिरंगी राय का बेटा जिसके नाम में खतियान था फिरंगी राय के नाम से, वो फिरंगी राम का बेटा क्लेम करता है कि हमारा पूरा प्रॉपर्टी है, तो ये गलत है। अगर कॉम्प्रोमाइज में फिरंगी राम के नाम से था भी, तो कॉम्प्रोमाइज में वो प्रॉपर्टी में मान लिया डिवीजन कर दिया, बांट दिया, टुकड़ा कर दिया, कुछ उसको दिया कुछ उसको मिला, तो वो सही है, और पुराना डीड या खतियान के आधार पर वो क्लेम नहीं कर सकता। तो कंटेंट्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज डीड इट हैज, कॉम्प्रोमाइजों को अगर चैलेंज करेगा तो वो अलग बात है। कॉम्प्रोमाइज भी चैलेंज होता है, कई ग्राउंड पर चैलेंज होता है कि फ्रॉडुलेंट है, फोर्ज है, फैब्रिकेटेड है, कोर्ट ने माइंड अप्लाई नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज पर जो दस्तखत किया उसका बयान कोर्ट ने नहीं लिया, शपथ पर समर्थित नहीं है, बहुत सा ग्राउंड है जिसके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज को इग्नोर किया जा सकता है, ये कॉम्प्रोमाइज को सेट असाइड किया जा सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज अगर लीगल और वैलिड है, इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट लीगली एंड हैज फॉर्म पार्ट ऑफ डिग्री, उसके आधार पर डिग्री बन गया, तो वैलिड और बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज है। दोनों पार्टी जो जो कॉम्प्रोमाइज पर दस्तखत किया उस पर भी बाइंडिंग है, फिर उसके बाल बच्चा पर भी बाइंडिंग है। उसका बाल बच्चा कोई नहीं कह सकता है कि हमारे दादा या परदादा या मेरे पिता के नाम में खतियान था या सेल ली था इसलिए मेरा है। इसलिए आपका प्रश्न का जवाब यही है।
ये खत्म हो गया, राहुल जी का जवाब समाप्त हो गया। अब इसके बाद आता है प्रश्न। ये अजय कुमार, जिला नालंदा का निवासी हूँ। मैं स्नातक का छात्र हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। मैं YouTube चैनल पर हमेशा आपको लेक्चर देखता हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो PDF व्हाट्सएप पर शेयर किया हूँ उस पर मुझे मार्गदर्शन करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। एक हिस्सेदार ने अपने हिस्से से ज्यादा भूमि बेच दिया है तो क्या क्रेता का रजिस्ट्री वैध है या वैध? उसका लगान रसीद कट रहा है और दखल कब्जा में है। एक ही जमीन दोनों ने बेचा है तो किसका रजिस्ट्री वैध है? जमीन के चौहद्दी में 6 वर्ष लिखा है, इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए, ये कोई डॉक्यूमेंट भेजे हैं और उसी को लिखते हैं कि PDF हमने भेजा है, तो वो भी पढ़ने लायक नहीं है। इसलिए उसको हम बगैर पढ़े हुए जो जनरल आपका क्वेश्चन है उसके आधार पर जवाब दे रहे हैं। तो आप बराबर कहते हैं कि उस तरह का चीज़ नहीं भेजिए। अगर भेजना है तो आप व्हाट्सएप जो करते हैं इसमें चूँकि खर्चा नहीं लगता, आपको आसान है कर भेज देते हैं, तो आप अगर उसको स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, सॉफ्ट कॉपी टाइप कॉपी भेजिए, तब उसको पढ़ेंगे मेरे एड्रेस पर। अब इनका जो प्रश्न आता है, प्रश्न को फिर से रिपीट कर देते हैं। एक हिस्सेदार ने अपने हिस्से से ज्यादा भूमि बेच दिया तो क्या क्रेता का रजिस्ट्री वैध है या अवैध है? उसका लगान रसीद कट रहा है और दखल कब्जा में है। देखिए, अगर हिस्सा से ज्यादा बेच दिया है तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि हिस्सा से ज्यादा बेच दिया है? कोई केस में डिसाइड हो चुका है या आप अभी जोड़ रहे हैं कि उसका हिस्सा है इतना है, इतना हिस्सा है? तो सीधा सवाल का जवाब यही है कि अगर कोई केस नहीं है और एक आदमी ने अपना जमीन बेचा है, आपका कहना है कि हिस्सा से ज्यादा बेचा है, तो पहले देखना होगा कि उस आदमी का कितना हिस्सा है और कितना हिस्सा आता था, उस हिस्सा में कितना जमीन था, या उस हिस्सा के हिसाब से बंटवारा हो गया था कि नहीं हुआ। तो अपने बटे हुए हिस्से में अगर वो बेचा है तो वैलिड है। अगर बंटवारा नहीं हुआ, ज्वाइंट में बेच दिया और भी हिस्सा से ज्यादा बेच दिया तो इनवैलिड है। अगर बट करके उसको मिला है तो ये सब कई बहुत सा ऐसा चीज, इसे बराबर कहते हैं, सब एक प्रश्न अधूरा प्रश्न रहता है। तो ऐसे जनरल है कि कोई भी व्यक्ति अगर आप कह रहे हैं अपने हिस्सा से, तो हिस्सा से मान लिया कि एक आदमी है, उसको बंटवारा में 5 कट्ठा जमीन मिला तो वो बेच दिया 8 कट्ठा, तो 8 कट्ठा वैलिड नहीं होगा, 5 कट्ठा तक वैलिड होगा। तो आधा डीड वैलिड होगा, यानी कि डीड वैलिड पार्शियली होगा, 5 कट्ठा तक ही वैलिड माना जाएगा बिक्री, और 3 कट्ठा का इनवैलिड माना जाएगा। तो अगर हिस्सा की बात कहते हैं तो हिस्सा की बात